आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1 फरवरी को आने वाला जेईई मेन में। ये गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है बेसिकली, और यहाँ पर आपको दो कंसेंट्रिक क्यूब्स दे रखे हैं और उनके अंदर एक चार्जेस हैं। जैसे C1 जो क्यूब है उसके अंदर चार्ज है 2Q, तो इसको नेम कर लेते हैं C1, और C2 के अंदर जो चार्ज है वो है 3Q। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 एंड C2। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जेस और फ्लक्स का अगर हम एक रिलेशन देखें तो वो होता है गॉस लॉ के थ्रू। तो गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स है फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इनक्लोज चार्ज का मतलब है टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस, जो क्लोज सरफेस है बेसिकली क्लोज लगाना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर आपसे रेशियो पूछा है तो आपका एक्सप्रेशन ये होगा फ्लक्स थ्रू C1 बाय C2 पूछा है। तो जब आप फ्लक्स थ्रू C1 और C2 करेंगे तो यही रिलेशन लिखेंगे, Q इनक्लोज्ड जो C1 के थ्रू था और डिवाइडेड बाय Q इनक्लोज्ड जो C2 के पास था। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट क्योंकि दोनों में कॉमन है तो वो दोनों कट जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इसके लिए भी लिख देता हूँ और सिमिलरली इसका एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो आप देख सकते हैं वो कट जाएगा। इन मोरओवर अगर आप चार्जेस का रेशो निकालें तो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, जो मेनली बच्चे गलती करते हैं वो एनालिसिस ये लगाते हैं कि C1 के अंदर चार्ज 2Q है और C2 के अंदर 3Q है जैसा कि गिवन है, तो फ्लक्स में भी हम क्या करेंगे 2/3 लिख देंगे। बट ऐसा नहीं है। देखिए जब आप क्लोजली देखें तो C1 के अंदर अगर टोटल चार्ज देखें तो वो 2Q ही है। एक बार मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ 5C1/5C2। तो C1 के अंदर जो चार्ज है वो तो 2Q है, लेकिन जब हम देखते हैं बेटा C2 को तो C2 के अंदर C1 भी इंक्लूड है। डेट मीन्स ये दोनों चार्ज काउंट होंगे, यानी 3Q प्लस 2Q। तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 2Q/5Q, और जिसमें Q से Q कट जाएगा और 2:5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो आपने देखा यहाँ पर कि अगर हम ढंग से गॉस लॉ का एनालिसिस नहीं करते हैं, हमें बस एक्सप्रेशन को बस फॉर्मूले वाइज अगर हम देखें तो हम सही रिजल्ट पे नहीं आ सकते। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप एग्जाम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन और भी सिंपल है। ये 31 जनवरी को आया था इवनिंग शिफ्ट में। यहाँ पर आपसे बेसिक एक कूलम्स लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया। आप देखिए कूलम्स लॉ एक सबसे फंडामेंटल टॉपिक होता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होता है। तो यूजुअली हमें लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आपके सामने कितना बेसिक क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो कि R डिस्टेंस पर रखे हैं वैक्यूम में, तब इनके बीच में फोर्स F है। यानी F फोर्स को जो नाम दिया गया वो दिया गया 1/4πε0। चार्जेस का नाम है Q1 Q2 और सेपरेशन है R, तो R का स्क्वायर। यानी जब ये वाला फॉर्मेट होगा, यानी चार्जेस Q1 Q2 होंगे और मीडियम जो है वैक्यूम होगा, सेपरेशन R होगी, तो उस जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया उसको F दे दिया है नाम। अब बोल रखा है ये इसको मतलब इन चार्जेस को एक ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन R भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही बात है ये। और सेपरेशन को देखिए थोड़ा कम कर दिया है, 5 गुना कम कर दिया बेसिकली कह दें। तो अब क्या होगा, नई फोर्स क्या होगी? तो देखिए मान लीजिए हम नई फोर्स को F' बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं या चेंज करते हैं तो ये K कहाँ पे इफेक्ट डालता है फॉर्मूले पे। तो आपने ध्यान रखना है, कुछ बच्चे डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये टर्म हमेशा रहती है, इसके साथ 1/4πε0 रहेगा और ये जो एप्सिलॉन R या K बोला है ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर K आने के बाद अब बाकी फॉर्मूले को देखते हैं। Q1 Q2 बिकॉज चार्जेस सेम है। दूसरा काम किया गया है कि सेपरेशन को 5 टाइम्स कम कर दिया या R/5 कर दिया। तो देखिए R का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 25। अब यहाँ पे भी देखिए जो K अलग क्वांटिटी थी इसको मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे के एक्सप्रेशन में केवल यही 2 चीज़ें अलग हैं और K की भी वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली 5। तो आप देख रहे हैं अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को देखूँ तो यहाँ पर ये 5 जो आया ये फैक्टर जो है अलग है। दैट मीन्स इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में फ़र्क क्या है, 5 गुना का। यानी डायरेक्टली अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि F' जो है वो है 5F, और ये आपको दिख जाएगा आई थिंक ये ऑप्शन नंबर A। तो आपने देखा कूलम्स लॉ जो कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टार्टिंग में ही, तो उसके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन
आते हैं। अब इसके बाद ये है आपका 31 जनवरी वाला सवाल, ये भी इवनिंग शिफ्ट में ही है। ये भी एक फंडामेंटल टॉपिक है जहाँ पे आपने यूजुअली जब बोर्ड लेवल की हम प्रिपरेशन करते हैं तो दो चार्जेस के बीच में कहाँ पे फील्ड जीरो होती है हम जरूर स्टडी करते हैं। बस उसी को ये एक जनरलाइज रिजल्ट के फॉर्म में यहाँ पे पूछा गया, यानी कोई चेंज भी नहीं है क्वेश्चन में, वही फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि चार्जेस हैं Q3Q जो आपके R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो मैं यहाँ पे Q3Q लिख दिया। इनके बीच में जो सेपरेशन है बेटा वो है R। आपसे बोला गया है कि एट ए डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q, इस वाले चार्ज से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब हमें देखिए बाय एनालिसिस हमें पता है कि अगर ये चार्ज 3Q है और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे और फील्ड इनकी अगर देखी जाए तो इसकी फील्ड इधर होगी, उसकी उधर की तरफ होगी, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि बीच में कहीं फील्ड जीरो होगी। लेकिन वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका कम है, तो जैसे से आप इससे दूर आते जाओगे इसकी फील्ड कमज़ोर हो जाएगी, और जैसे से आप इसके पास आते रहोगे तो इसकी फील्ड ज़्यादा होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट होगा जहाँ पे फील्ड जीरो होगी वो यहाँ पे आएगा। अब देखो इसका इस क्वेश्चन से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको बाय एनालिसिस पता होना चाहिए। तो सवाल ये दे रखा है कि यहाँ से x दूरी पे वो पॉइंट है जहाँ पे फील्ड जीरो है। अब ये वाला जो सेपरेशन बचा, अगर ये x है तो ऊपर अगर r टोटल डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस हो गया r माइनस एक्स। तो आपसे सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ दिस x, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर E जीरो है इस पॉइंट A पे, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ एट ए, तो जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3Q। तो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या है KQ बाय एक्स स्क्वायर। देखिए क्योंकि इन दोनों की सेपरेशन x है, इस A पॉइंट से यहाँ तक की सेपरेशन, ठीक है, ये आपका A पॉइंट। अब जो 3Q वाला चार्ज है उसके लिए सेपरेशन कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 माइनस एक्स, तो चार्ज लिखूंगा यहाँ पे K3Q और यहाँ पे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो जो कॉमन टर्म है देखिए K से K कट गया, Q से Q कट गया। अब ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बचे हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपका एक्सप्रेशन आ गया ऐसे 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ बेसिकली दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, taking square root on both sides। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय एक्स। अच्छा दूसरी गलती क्या कर देते हैं बच्चे, रूट लेते टाइम ये 3 को भूल ही जाते हैं, तो बेटा ये नहीं भूलना, नहीं तो पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। 3 और R माइनस एक्स, अब यहाँ से जो है बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा R माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x और R इज इक्वल टू ये x उधर जाएगा, तो बेसिकली x कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √3, ठीक है, इधर जब जाएगा तो 1 प्लस √3 x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से x हमसे पूछा गया था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R अपॉन 1 प्लस √3। देखिए ऐसा कोई सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू R अपॉन 1 प्लस √3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा एक पहले कूलम्स लॉ पे सवाल आया बेसिक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन जो भी सबसे सिंपल कैलकुलेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये 30 जनवरी यानी 30 जनवरी को आया था और ये भी इवनिंग शिफ्ट का ही है। यहाँ पे आपसे बेसिकली क्या कर रखा है, एक पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल -q और मास m है, इस सर्कल में मूव करता है, रेडियस इसका r है, किसी इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज लीनियर कंडक्टर, ठीक है। जो हमने लीनियर चार्ज कंडक्टर के बारे में तो हम जानते हैं, गॉस लॉ के बाद हम डेरिवेशन करते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। टाइम पीरियड बताना है, तो पहली बात देखिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा, अगर ये इन्फिनाइट लाइन चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, इसके आसपास जो फील्ड है वो सिलेंड्रिकल फील्ड बनती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, फील्ड ऐसे घूमती है, मतलब निकलती है, जैसे मान लीजिए इन्फिनाइट लाइन चार्ज है तो इस तरीके से है इसकी फील्ड निकलती है। अब ये चारों दिशाओं में यानी 3 डायमेंशन में, सारे 3D डायमेंशन में ऐसे ही फील्ड रहती है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हम यहाँ रखेंगे तो वो हर वक्त अंदर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, तो घूम सकता है, यानी पहले तो ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अब घूम सकता है तो उसका टाइम पीरियड पूछा है। अब टाइम पीरियड पूछने के लिए देखो इस चार्ज पार्टिकल पे लगेगी बेटा एक फोर्स, ठीक है। अब वो फोर्स हमें निकालनी होगा, वो फोर्स किसकी वजह से नहीं लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं
लाइन चार्ज की वजह से, तो ये फोर्स पता चल जाएगी। और इस फोर्स को फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सेंटीपिटल फोर्स के बराबर इक्वेट कर देंगे तो वी गॉट मतलब हमें रिलेशन मिल जाएंगे वेलोसिटी रेडियस के, और टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन में कैसा होता है, 2πr जो टोटल डिस्टेंस होता है डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो ये कुछ हमारा प्रोसेस रहेगा इसे सॉल्व करने का। लेकिन सबसे पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, क्योंकि एफ इलेक्ट्रिक को हम Q इंटू ई करके फिर निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले इसका आपको वैल्यू, देखो पहले तो आपको वैल्यू मेमोराइज ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं भी है तो ये एक बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए ये प्लस लैम्डा, इसकी वजह से एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो कि सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होता है। और फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जैसे मान लीजिए इसकी जो लेंथ आपने L ली, अब आप इसके देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऐसे है तो ये जो दो सरफेसेस होंगे ये तो कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, सिर्फ ये कर्ड सरफेस एरिया ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो जब आप फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे गॉस लॉ वाला कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आप देखेंगे कि क्योंकि E इस गॉसियन सरफेस के अराउंड तो सिमेट्रिक, यानी इसके सरफेस पे जहाँ जहाँ आप देखेंगे E की वैल्यू फिक्स होगी तो E इंटीग्रेशन से बाहर आ ही सकता है। और जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds है वो क्या बन जाएगा, ds ये स्केलर बन जाएगा E ds cos थीटा करके। तो ds का जो क्लोज इंटीग्रल होगा वो इस सरफेस का एरिया दे देगा। तो 2πr इसका रेडियस है, l इसकी लेंथ है, यानी ये बन जाएगा एक्सप्रेशन E 2πrl। और अब क्यू इनक्लोज, देखिए अगर लाइन चार्ज डेंसिटी जो ये प्लस लैम्डा दिखाता है कि पर यूनिट लेंथ पे कितनी चार्ज है, तो एल लेंथ पे कितनी हो जाएगी चार्ज, क्योंकि देखो गॉसियन सरफेस एल लेंथ का है तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एल से एल कट जाएगा और E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 2π और बाय आर। ठीक है, तो देखो ये डेरिवेशन का रिजल्ट होता है। अब देखो आप अगर याद भी नहीं है आपको फॉर्मूला तो ड्राइव करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर डेरिवेशन नहीं है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं साइड में पैरेलली। अगर प्रॉपर डेरिवेशन आया एग्जाम में तो फिर आपको प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज करना होगा वो बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन जेईई मेन में अब वो सीधा फॉर्मूला चाहिए, चाहे आप कैसे भी लाएँ, याद करके लाएँ या ड्राइव करके लाएँ। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमें पता चल गया कि अगर ये लाइन चार्ज है और यहाँ पे कोई ये पॉजिटिव प्लस लैम्डा है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर अगर ये सर्कल में घुमाना है तो एक फोर्स लग रही होगी, तो ये एफ इलेक्ट्रिक की क्या होगी, क्यू इंटू ई। अब हम जानते हैं कि ये एफ इलेक्ट्रिक का क्यू इंटू ई है, तो एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल भी होगी, तो ये क्यू ई हम कर देंगे बेटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो वो हम यहाँ लिख देते हैं, क्यू ई की जगह हम लिख देंगे वहाँ से जो एक्सप्रेशन आया लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो देखो आर से आर कट जाएगा और मेरे को यहाँ पे वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से v इज इक्वल टू, ठीक है, अब चाहे आप ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दो, v इज इक्वल टू ये क्यू लैम्डा और 2π एप्सिलॉन नॉट m नीचे आ जाएगा और फिर क्योंकि v स्क्वायर में था तो ये रूट हो जाएगा। तो देखो मेरे पास v आ गया। v का क्या फ़ायदा है, v मैंने क्यों निकाला, क्योंकि अब मैं थोड़ा ऐसे साइड ले आता हूँ। अब मेरे को चाहिए था बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो मेरे को अगर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए तो t इज इक्वल टू होता है मेरे पास टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे सर्कल में चलेगा 2πr बाय v। तो देखिए 2π एक्सप्रेशन में ऐसे ही लिखा मैंने, r को भी ऐसे रहने दिया, v को मैंने यहाँ लिखना है, नीचे ही से स्टार्ट करना है। देखिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रूट यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, जो टर्म इस v में ऊपर है वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपल है, थोड़ी गलती यहाँ पे भी हो जाती है कई बार, और यहाँ पे 2π एप्सिलॉन नॉट m। अब जब आप इसको यहाँ पे एक्सप्रेशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ना कहीं पर भी एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा, क्योंकि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप के इस्तेमाल करिए कूलम्स कांस्टेंट के, यानी जहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह के लिखा जा सकता है। तो पहले हम बनाएंगे उसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखा अंदर 2π एप्सिलॉन नॉट है, तो मैं क्या करता हूँ इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए क्या होगा, अंदर तो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट m, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है k, तो नीचे तो आ जाएगा बेटा k, और यहाँ पे एक 2 पहले से मल्टीप्लाई हमने करा था 2k क्यू लैम्डा। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि एक्सप्रेशन में फाइनल एक्सप्रेशन में कूलम्स कांस्टेंट दे रखा था k,
उसे बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने, ऊपर तो बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो k नीचे आया, q लैम्डा पहले से था, 2 और मल्टीप्लाई हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा, आई थिंक देखिए यही ऑप्शन है साफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक करेक्ट सॉल्यूशन है। तो आपने देखा, अगर आप बेसिक जो रिज़ल्ट हैं आप जो बोर्ड लेवल में भी करते हैं वो रिज़ल्ट आपको मेमोराइज हैं, या फिर आप बेसिक बातें जानते हैं कि कूलम्स लॉ में अगर मीडियम चेंज हो जाए तो कहाँ पे परमिटिविटी में कैसे के को इंसर्ट करते हैं, या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम में रहती है, जीरो होती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, बेसिक बातें भी अगर आपको पता है तो आप आराम से आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।